नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मिड डे मुद्दा में आज भारत में महासंकट की हमने चर्चा की थी। इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पर खड़ा भारत और मौज करते मोदी। लेकिन उस आर्थिक संकट, महासंकट को अब जरा आप मिडिल ईस्ट में खड़े होकर के देखिए। होरमुज में आप इमेजिन करिए आंख बंद करके कि आप होरमुज में खड़े हैं और वहां से भारत के संकट को देखिए। वहां से भारत के संकट को देखने के लिए आपको मैं आज की ताजा खबर बताता हूं, जो वहां हुरमुज में सबसे बड़ी खबर के रूप में सामने आ रही। महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 24 घंटे, अगले 24 घंटे ये पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे साहेब के लिए भले ना हो, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर उठ चुके हैं। उनका अपना अलग इवेंट, अपना भारत में अंधभक्तों को बरकरार रखना, उनके उनको खुराक, उनके दिमाग को खुराक देते रहना, भारत में कोई चर्चा नहीं हो। लेकिन मिडिल ईस्ट के हालात इस कदर चिंताजनक हो चुके हैं कि ईरान ने अपने आसमान को लॉक कर दिया है। कहते ना एयर स्पेस बंद कर देना, पूरे आसमान को लॉक कर दिया ईरान। ट्रम्प अपनी बेटे की शादी में नहीं गए, बेटे की शादी में नहीं गए। जितने ट्रम्प के प्रोग्राम थे सारे के सारे रद्द कर दिए और हेक्सेट से लेकर के सारे टॉप के जो भी युद्ध से जुड़े हुए मंत्री हैं या इस हालात में जिनकी भी ऊपर जिम्मेदारी है, उन सबको व्हाइट हाउस कॉल किया गया इमरजेंसी मीटिंग के। सबको बुला लिया। सेना के जो बड़े और जिम्मेदार अफसर थे, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई। मेमोरियल डे की जो छुट्टियां होती हैं अमेरिका में सैनिकों की, वो छुट्टियां रद्द कर दी गई एकाएक। हालांकि ईरान में ओमान और बाकी जो मध्यस्थता करके इस युद्ध को परमानेंट रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो सब भी एक्टिव हो गए हैं, ईरान में लगातार संपर्क साध रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि ईरान में तेहरान जो गई हुई थी टीम एक बार आखिरी बातचीत के लिए, वो वहां से निकल करके और ईरान के एयर स्पेस से बहुत तेजी से बाहर जाते हुए देखा गया है उस टीम को अपने विमान के साथ। यानी वहां पर जो टीम गई थी शायद वह भी नाकाम रही है। भाव को लाइए इस खबर के एक एक पहलू को, क्योंकि अब युद्ध जो भारत की स्थिति है, मैं तो भारत के संदर्भ में ये बात करना चाहता हूँ। अमेरिका के संदर्भ में हमें बात करने का कोई जो है रुचि नहीं है, और भारत के संदर्भ में इसलिए बात हम करना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी के ही रास्ते पे चलते हुए मैं मानता हूँ वसुधैव कुटुंबकम। तो जब पूरी दुनिया में जब सब पूरा हमारा परिवार है और परिवार में कहीं दिक्कत होगी तो भारत उसके असर से अछूता नहीं होगा। उसका भारत पर कितना असर है ये हम लोग देख ही रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 5 रुपया तेल गैस सब बढ़ चुका है। लाइए हेडलाइन जरा दिखाइए। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हलचल, क्या ईरान पर हमला करने वाला है अमेरिका? अगली हेडलाइन लाइए। ईरान वर्सेज ईरान यूएस वॉर लाइव। ईरान ने बंद किया एयर स्पेस, हमले का बड़ा खतरा, क्या अमेरिका फिर करने जा रहा है? आगे चलिए। ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है यूएस, व्हाइट हाउस में हलचल, ट्रंप के सभी ट्रिप कैंसिल। अब और थोड़ा भीतर चलिए खबर के। सीबीएस और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ व्हाइट हाउस में अहम बैठक की। बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, सीआईए डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। आगे चलिए। पूरा का पूरा मतलब कुनबा ही जो युद्ध में जिनके ऊपर भी जिम्मेदारी है सब मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के कुछ जवानों की मेमोरियल डे छुट्टियां तक रद्द की गई हैं। विदेशों में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए रिकॉल रोस्टर अपडेट किए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अब जरा करंट रिपोर्ट का ट्वीट दिखा दीजिए, करंट रिपोर्ट का भी ट्वीट दिखाइए, तब हम आपको एक विजुअल भी दिखाते हैं। ये करंट रिपोर्ट का ट्वीट है सीबीएस जो है उसके हवाले से। जस्ट इन some US military and intelligence officials have cancelled their Memorial Day weekend plans
इन एंटिसिपेशन ऑफ पॉसिबल स्ट्राइक्स ऑन ईरान। ये सीबीएस की रिपोर्ट है। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण विजुअल आपको हम दिखाएंगे। ये डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है अमेरिका के, मतलब व्हाइट हाउस में ट्रंप के। ये बहुत करीबी सिपह सालार हैं। सिपह सालार ही नहीं है, सलाहकार भी हैं, टॉप के सलाहकार हैं और डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है विजुअल, वो विजुअल पोस्ट किए हैं। वो विजुअल ऑडियो बंद करके चला दीजिए क्योंकि ऑडियो म्यूजिक है, वीडियो चला दीजिए। ये आप वीडियो देखिए। ये जो वीडियो भेजा है, मतलब पोस्ट किया है, नाम है डैन केविनो जूनियर। ये डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है। ये जो आपको दिख रहा है ये B2 बम्बर सक है, B2 बॉम्बर, B2 स्टील्थ बॉम्बर, और क्लियर कर दें जो रडार के पकड़ में नहीं आता है। ये B2 स्टील्थ बॉम्बर अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। यही वो B2 है जिसने इस्फहान, फोर्डो और नतांज पर 2025 में रात में बम गिराए थे। जो परमाणु प्लांट्स थे, न्यूक्लियर प्लांट्स थे ईरान के, उन पर इसी B2 बॉम्बर ने 2025 में बम गिराए थे, जब G7 की बैठक छोड़ करके एकाएक ट्रंप अमेरिका आए और फंसे हुए नेतन्याहू को बचाने के लिए रात में दनादन बम गिरा दिए। जिस दिन वो बम गिराए गए थे उसके एक दिन पहले भी B2 स्टील्थ बॉम्बर का वीडियो पोस्ट किया गया था। ये मैं एक कोइंसिडेंस इसको मान लीजिए या संकेत मान लीजिए, हम कोई दावा नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको फैक्ट बताने में यकीन रखता हूं। ये B2 स्टील्थ बॉम्बर, इसका 2025 में जब बम गिराए गए थे इससे, तब भी एक दिन पहले इसका वीडियो पोस्ट किया गया था और आज भी किया गया है। और माना जा रहा है कि 24 घंटे अगले बहुत अहम हैं। 24 घंटे के भीतर युद्ध का ऐलान हो सकता है। ईरान भी तैयार है पूरी तरह से। मैं आपको पूरी खबर डिटेल में कि ईरान का रिस्पांस क्या है और अमेरिका में क्या चल रहा है एक बार फिर से आपको एक सीक्वेंस में दिखा देता हूं, तभी भाव के पास चलेंगे। एक सीक्वेंस में आप देखिए जरा भैया, एक एक करके लाओ, एक एक करके दिखाओ। लाइए शुरू करिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे की शादी में भी नहीं शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सरकारी परिस्थितियों का हवाला देते हुए इस वीकेंड डॉन जूनियर की शादी में शामिल नहीं होने का फैसला किया। जब कोई राष्ट्रपति अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं हो तो इससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे चलिए। अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियों को कई अधिकारियों ने भी संभावित हमलों की आशंका में अपनी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि ईरान का मामला इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता बना हुआ है। उनके बयान के बाद अटकलें और तेज हो गई हैं कि अमेरिका जल्द कोई बड़ा कदम उठा सकता है। अगला लाइए। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सुरक्षा मंत्रिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की, जिसकी डिटेल मैंने दी थी कौन कौन मीटिंग में था, जहां उन्हें ईरान से निपटने के लिए विभिन्न राजनयिक और सैन्य विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप बातचीत को लेकर तेजी से तैयार हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर अगले 24 घंटे में कोई सफलता नहीं मिली तो वह संभवतः ईरान पर हमला करने का आदेश दे देंगे। वॉशिंगटन में क्या हुआ आपको मैं एक बार एक सीक्वेंस में, खाली एक स्क्रीन पर देखिए एक ही बार में, तो और समझ में आएगा। ट्रंप ने अपने बेटे की शादी में जाने का प्लान रद्द किया। ट्रंप ने मेमोरियल डे प्लान को भी खत्म कर दिया और मेमोरियल डे की छुट्टियां जो थी वो भी रद्द कर दी और वॉशिंगटन लौट आए। सेना और कई बड़े अधिकारियों ने संभावित हमलों की आशंका में अपनी छुट्टियों की योजनाएं भी रद्द कर दी। एक साथ जब देखेंगे तो समग्रता से आपको समझ में आएगा कि हालात क्या है। अब ईरान चलते हैं, जरा यहां से थोड़ा ईरान अब मूव करते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, तब आपको दोनों तरफ से क्लियर होगा। शुक्रवार को ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने IRNA, जो इरना न्यूज एजेंसी है, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी, उसको बताया कि अगर अमेरिका ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडार पर चर्चा करने पर जोर देता है तो अमेरिका ईरान शांति वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बिल्कुल साफ है वहां से।
उन्होंने साफ कहा कि वार्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना है और परमाणु मुद्दे से संबंधित विषयों पर इस स्तर पर विस्तार से चर्चा नहीं की जाएगी। यदि हम इस स्तर पर इस मुद्दे के विवरण में जाने का प्रयास करेंगे तो हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। यानी ट्रंप जो कह रहा है कि इस पर अगर सरेंडर नहीं करेगा ईरान तो हम युद्ध करेंगे, और ईरान कह रहा है तुम सरेंडर की बात कर रहे हो, हम इस पर बात भी नहीं करेंगे, युद्ध खत्म करना है तो सीधा उस पर बात करो हमारी शर्तों। बगाई ने दावा किया कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को कम करने के उद्देश्य से अमेरिका की मांगे अनुचित और अत्यधिक थीं। उन्होंने पिछली शांति वार्ताओं के विफल होने के लिए भी अमेरिकी प्रयासों को जिम्मेदार ठहराया। ये पहला हो गया स्टेप, अब ईरान की तरफ से क्लियर जवाब आ गया। अब दूसरा एक्शन, ये स्टेप था पहला, दूसरा एक्शन देखिए। इस बीच ईरान ने देश के पश्चिमी हिस्से के हवाई क्षेत्र को सोमवार तक सभी उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। ईरान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने शुक्रवार देर रात यह नोटिस जारी किया। अचानक उठाए गए इस कदम ने अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ने की आशंका को तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। अब दो हो गया, अब तीसरा देखिए जो ईरान से संकेत है। दो संकेत हो गया, अब तीसरा संकेत देखिए। एक एक पॉइंट हमने इस हिसाब से सजा के रखा है कि आप बिल्कुल क्लियर समझ पाए खबर। युद्ध विराम टूटने के संकेत। माना जा रहा है कि यह फैसला अप्रैल की शुरुआत से 8 तारीख को, 8 अप्रैल तारीख थी जब जो युद्ध रुका था, अप्रैल की शुरुआत से लागू युद्ध विराम के टूटने का संकेत हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका की ओर से सैन्य गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है, जिससे मध्य पूर्व में हालात और गंभीर हो सकते हैं। इसी दौरान एक कतर सरकार से जुड़ा वीआईपी विमान तेहरान से रवाना होते हुए देखा गया। एक कतर सरकार से जुड़ा विमान था। विमान ने सीधे कतर जाने की बजाय उत्तर पश्चिम दिशा का रास्ता चुना, जिसे विशेषज्ञ ईरानी हवाई क्षेत्र से जल्द बाहर निकलने की कोशिश मान रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कतर आने में टाइम लगता ईरानियन एयर स्पेस से बाहर निकलने में, तो उन्होंने उत्तर पश्चिम का रास्ता चुना ताकि वो ईरान की एयर स्पेस से जल्द निकल जाए। माना जा रहा है कि यह प्रतिनिधिमंडल ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते की कोशिशों के लिए तेहरान पहुंचा था। तो आपको 3 संकेत उधर बताए थे, 3-3 है बिल्कुल बराबर। ट्रंप के सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए, शादी तक में नहीं जा रहा बेटे के, अफसरों की छुट्टियां रद्द हो गई, मेमोरियल डे प्लान रद्द हो गया, और मीटिंग इमरजेंसी जो हुई साथ में। इधर 3 प्रवक्ता ने कह दिया कि परमाणु पर तो हम बात ही नहीं करेंगे तुमसे, सीधा सीधा सुन एक लाइन में कि उस पर कोई बात नहीं होगी। दूसरा एयर स्पेस बंद, और तीसरा कतर का जो है कतर सरकार का जो विमान एयर स्पेस से जल्दबाजी में निकला है डायरेक्शन चेंज कर। 3 संकेत इधर से। भाऊ क्या लग रहा था, हम लोग को भी लग रहा था कि अब हो सकता है अमेरिका घुटनों पर आ जाए, क्या मामला उल्टा हो गया? मुझे सबसे पहले जब कांग्रेस ने एक प्रस्ताव कांग्रेस में पारित हुआ ट्रंप के खिलाफ युद्ध को लेकर, जिसमें रिपब्लिकन के 4 सांसदों ने साथ दिया ट्रंप के विरोध में, उसी दिन मुझे लग रहा था कि ट्रंप के पास अब ज्यादा समय नहीं है, या तो उसे वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा इस युद्ध से, या एक निर्णायक डिसीजन लेनी होगी इस पार या उस पार वाली। और उसी दिन से ये जो बातचीत वाली बात है ना, ये तो मुझे लगता है कि समय किल करने वाली बात थी। इस समय चाहिए, आपको तैयारी करनी है, बाकी चीजों को देखना है। इसी बीच अंकारा में नाटो के साथ जो मंत्रियों की, क्योंकि जुलाई में अंकारा में एक मीटिंग होने वाली है नाटो की, उसके पहले नाटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें फिर ईरान को लेके अमेरिका के खिलाफ ही उन्होंने टोन दर्शाया। तो अभी इनको नाटो से भी कोई मदद नहीं है। अब अमेरिका, इजराइल और अमेरिका के जो दोस्त है खाड़ी देशों के जो 8 देश है, इनको लेकर क्या इस युद्ध में उतरेगा, ये देखना है। यूरोपियन यूनियन भी इस युद्ध से दूरी बनाए रखे हुए। अब जब उसको अपने देश में ही प्रॉब्लम हो रही है और युद्ध लंबा खींचेगा, तो पार्लियामेंट, मतलब वहां जो कांग्रेस है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, वो पार्लियामेंट ही इनके खिलाफ जा रही है।
इसके पहले इन्हें और समय लेने के बजाय इसको निर्णायक लड़ाई लेनी होगी। इजराइल के ट्रैप में पूर्ण रूप से अमेरिका फंसा हुआ है और अमेरिका इजराइल कहता है कि यदि एक आखिरी हमने हमला कर दिया तो ईरान टूट जाएगा। इस इंफॉर्मेशन के साथ वो लगातार ट्रंप को बोल रहा है। हालांकि ट्रंप की जितने एडवाइजर्स है वो अभी भी ट्रंप को कॉशियस कर रहे हैं। ट्रंप की जितनी भी एजेंसीज है, CIA से लेके, सब ने कहा कि आप इतनी बुरी हालत नहीं है। अभी तक लगातार हम रिपोर्ट, कई वीडियोस हमने बनाए कि अमेरिकन एजेंसी के हवाले हमने बताया कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है अभी, मतलब अब तक 2 महीने के युद्ध में 40% भी यूज नहीं किया। 60-65%, अभी 70% कुछ मिसाइल का स्टॉक है। कुछ मिसाइल्स ऐसे हैं कि जिनकी अभी तक इन लोगों ने देखा नहीं है क्या है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल उनके पास होने की बात हो रही है। वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में उन्होंने इनके एयरफोर्स की सब हवा निकाल दी। अब सवाल ये है कि क्या ये, यदि इन्होंने दिखाया कि हम बम वर्षक भी जा रहे हैं, बड़े बड़े विमान जा रहे हैं, क्या ये जा पाएंगे, या फिर एक बड़ी तबाही ईरान के लिए भी है और बड़ी तबाही फिर खाड़ी देशों के लिए भी है। खाड़ी देशों का प्रॉब्लम ये है कि जब अमेरिका हमला करता है ईरान पर, या उसमें इजराइल का नुकसान, मतलब इजराइल और ईरान तो हमले एक दूसरे पे कर ही रहे हैं, उसमें इजराइल का भयानक नुकसान हुआ। अमेरिका का क्या नुकसान होता है? कुछ प्लेन चले जाते हैं, कुछ सैनिकों की शहादत होगी, 1-2-4 जहाज डूब जाएंगे, इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा? लेकिन सही मायने में नुकसान इन 8 देशों का है, कतर से लेके UAE तक, दुबई तक। सबके ऊपर फिर हमले तेज होंगे, और वो हमले किस लेवल के होंगे, किस प्रिसीजन के साथ होंगे, इसका सबने हमलों का स्वाद चखा है। एक भी 8 देशों में से एक देश नहीं है जिसने नहीं चखा। बोल के हमले हुए हैं कि आप एयर डिफेंस तैनात करो, हम वहां हमले कर रहे हैं। नहीं कर पाए एयर डिफेंस कुछ, और हमले हुए और उन्हें नुकसान पहुंचाया। यदि ये भीषण युद्ध हुआ तो ये बहुत ज्यादा होगा। और जब युद्ध में निर्णायक स्थिति के लिए यदि इसमें एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक वॉरहेड यूज किए गए, परमाणु हथियार यदि यूज किए गए, तो फिर रशिया भी उतरेगा, चीन भी उतरेगा, कोरिया भी उतरेगा। फिर अमेरिका को डायरेक्ट थ्रेट होगा, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, चाहे कोरियन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे रशियन हो, रशियन के पास क्या क्या नई चीजें आई है, ये तो आपने उसी, मतलब 8 दिन पहले हमने शो किया था। वो ऐसे अस्त्र शस्त्र है कि जिसका अभी तो कोई यूज नहीं होता। कुछ लोग ये कहते हैं, 1-2 लोगों ने मुझसे भी कहा कि अरे ये सब ठीक है, तो फिर यूक्रेन का युद्ध क्यों लंबा खींचा? मैंने बोला यूक्रेन में ये शस्त्र यूज नहीं होंगे। यूक्रेन एक छोटी लड़ाई है, यूक्रेन की लड़ाई चलती रहेगी। यूक्रेन में ये, दूसरी बात मैंने बोला, एक बार आशीष जी ने, आपने शायद इस पे भी आपने रोशनी डाली थी कि रशिया यूक्रेन को कोई बर्बाद नहीं करना चाहता। वो यूक्रेन को अपने कब्जे में लेके उसकी पूरी संपत्ति हड़पना चाहता है। यदि कल वहां एटॉमिक एनर्जी का यूज हुआ, वाटर एटॉमिक वॉरहेड का यूज हुआ, और ये किसी लायक नहीं रहा यूक्रेन, तो फिर रशिया क्या करेगा यूक्रेन का? यूक्रेन में जो मिनरल्स है, यूक्रेन में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको लेके झगड़ा है। और यूक्रेन की कोई टेरिटरी है जो चाहिए रशिया को, क्योंकि सिर्फ मिनरल की बात नहीं है। रेड सी में जो पोर्ट है, उस पोर्ट, क्योंकि रशिया के पास जितने सी पोर्ट्स है, जितने उनके पास बंदरगाह है, वो सीजनल है। विंटर सेशन में वो बर्फ में जम जाते हैं, वहां कोई आवागमन नहीं होता। एक रेड सी का एकमात्र ऑल वेदर सी पोर्ट है उनके पास। उसी सी पोर्ट से वो उपयोग करते हैं। और वो सी पोर्ट जो है, वो पहले उसका जो टेरिटोरियल एरिया था, वो उसके पास था, उनके दुश्मनों के पास, तो वो उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। कुल मिलाकर ये व्यापार और ये बहुत सारी चीजों से है, इसलिए उसको खत्म नहीं करना चाहते। ये एक अलग वो लड़ाई हो जाती है। लेकिन कल जैसा चाइना और ताइवान की है, चाइना कुछ भी हो जाए ताइवान को नष्ट नहीं करेगा। ताइवान पे मिसाइल दाग के पूरे ताइवान को नेस्तनाबूद करने में चाइना को 5 मिनट नहीं लगेंगे। लेकिन फिर उस ताइवान को क्या करेंगे, उस रेगिस्तान ताइवान को लेके क्या करेंगे? बेसिकली ताइवान का, ये बहुत सारी चीजें होती है जो दर्शकों को उसका भी एंगल से ख्याल रखना होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये युद्ध जो होगा, यदि ये निर्णायक युद्ध होगा आशीष, तो ये भयावह युद्ध होगा और इसकी आज हम तक पहुंचेगी। क्योंकि कल मुझे लगता है कि ये युद्ध यदि निर्णायक स्थिति में पहुंचा, तो हो सकता है इजराइल और हो सकता है अमेरिका भी भारत को इसमें खींचने का प्रयास करेगा। नहीं कुछ हुआ तो कम से कम भारत का जो एयरबेस है, वो कहीं ना कहीं यूज होने का, मतलब उसका रिफ्यूलिंग के लिए या बाकी चीजों के लिए यूज करने का प्रयास करेंगे। और नोइंगली और अननोइंगली, क्योंकि वर्तमान में जो दिल्ली में लोग बैठे हैं,
वो तो अमेरिका की किसी भी चीज को मना ही नहीं कर सकते। वो हर चीज को यस यस सर, यस सर, यस सर, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर करते रहते हैं। तो मुझे जो डर है वो ये है कि कहीं हम चुपचाप रहने के बजाय यदि खींच गए उसमें, और फिर यदि उसमें हम खींच गए, तो फिर पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, ये सारे एक्टिव हो जाएंगे अपने मित्र ईरान के खिलाफ। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा झटका है। तो हमारे जो विदेश मंत्री क्या, हमारे यहाँ तो सब डिरेल हो गया मामला विदेश नीति का। तो हम भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं, तो हम तो आस्तिक हैं, हम तो मानते हैं भगवान को। हम वही कहते हैं कि भैया तो कहीं हो तो इनको अकल दे थोड़ी सी। लेकिन ये युद्ध अब निर्णायक स्थिति में हो गया है, क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस ने जगह नहीं छोड़ी है ट्रंप के लिए। उन्होंने प्रस्ताव पारित कर ही दिया है कि आपको तुरंत कांग्रेस से परमिशन लेनी होगी इस युद्ध के लिए। पैसा भी अभी सैंक्शन लेकिन नहीं हुआ है। यहीं पर तो पेच फंसा है। मैं आपको 48 घंटे पहले की खबरें दिखाता हूँ। उस खबर से इस हालात को समझना और आसान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यूक्रेन और रूस की चर्चा भाव ने कर दी थी। चर्चा आती है तो हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन मतलब फैक्ट जानकारी दर्शकों तक जाए। यूक्रेन पर हमले के बाद बार बार नॉर्मल आदमी कह देता है अरे इतना रूस पे है तो यूक्रेन नहीं मार देता, उड़ा देता यूक्रेन को। यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस अपना दावा करता है, मतलब बताता है कि ये 20% हमारा है, ये गलत है यूक्रेन में जो रखा गया है, इस पे हम कब्जा रखेंगे अपना। वो 20% कौन सा है वो सुन करके और क्लियर हो जाएगा। क्रीमिया है। क्रीमिया ब्लैक सी पर जो अभी बात होती है, ब्लैक सी, ये ब्लैक सी काला सागर पर स्थित ये प्रायद्वीप है। और 2014 में इसको इस पर नियंत्रण कर लिया रूस ने 2014 में, और क्रीमिया को मिला लिया। क्रीमिया का वार बहुत फेमस है, इतिहास में पढ़े क्रीमिया का युद्ध। उसके बाद जो अभी युद्ध चल रहा है इसमें डोनेटस्क है। ये पूर्वी यूक्रेन का औद्योगिक क्षेत्र है। डोनबास वहां का इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। उस डोनबास का हिस्सा है डोनेटस्क। इसको अपने देश का हिस्सा पुतिन ने घोषित किया है। ये इंडस्ट्रियल मामला है। अब अगर इसको अपने देश का हिस्सा घोषित करके करेगा क्या, अगर यहाँ पर तबाही मचा दे, पूरा इंडस्ट्री यहाँ का खत्म ही हो जाएगा, तो वीरान इलाका ले क्या करेगा, भूतिया इलाका। उसके बाद है लुहांस्क। ये पूर्वी डोनबास क्षेत्र में, पूरा डोनबास इंडस्ट्रियल एरिया है, उसी डोनबास का क्षेत्र ये भी है लुहांस्क। ये पूर्वी डोनबास का क्षेत्र है। दो हो गए। उसके बाद है जापोरिंजिया। ये जापोरिंजिया ये दक्षिणी यूक्रेन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर रूस यहाँ के परमाणु ऊर्जा संयंत्र समेत पूरे प्रांत पर दावा करता है। अब देखिए, ये जो जापोरिंजिया है यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यहाँ पर, तो परमाणु बम गिराने की जरूरत नहीं है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला कर दो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर जब वो खत्म कर देगा तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो रूस अपने कब्जे में लेगा तो रूस की ताकत बढ़ेगी। अब इस पर उड़ा देगा तो फिर वही कहना, फिर भूतिया इलाका ले क्या करेगा भाई। उसके बाद चौथा है खेलसान। खेलसान दक्षिण में स्थित ये रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिक महत्व का क्षेत्र है। इसको लेना चाहता है। स्ट्रेटेजिक बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे भारत ध्यान नहीं देता इस मामलों पर। भारत इस सबको बहुत छोटी बात मानता है। नहीं तो भारत के लिए भी वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, जो पॉइंट्स आजकल पेट्रोलिंग जहां पर भारत नहीं कर पाता है, जहां पर चीन घुस करके बफर जोन को आगे खिसका दिया। तो वैसे ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स देश देखते हैं। तो ये चौथा जो है खेलसान, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। अब बताइए आपकी क्यों करेगा। अब हम आते हैं उस पर कि 48 घंटे पहले पृष्ठभूमि। 48 घंटे पहले खबर आई और हमने खबर दिखाई थी कि 1 घंटे ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बात हुई, और वो बात बहुत बिगड़ गई थी। ट्रंप उसमें जो है नेतन्याहू के बिल्कुल उल्टा बात कर रहा था। उस समय भी हमने कहा था एक बात कि ये झटके में हो सकता है ट्रंप से हो गया हो, लेकिन इसके बाद क्या होगा आपको मैं खबर दिखाता हूं। हेडलाइन देखिएगा जरा। ला भैया हेडलाइन लो। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में हो गई तगड़ी बहस, फोन पर खूब तू मैं, आखिर किस बात पर भिड़े अमेरिका इजराइल। अगली हेडलाइन क्या है। ईरान जंग पर ट्रंप नेतन्याहू में टकराव, अमेरिका डील चाहता है, इजराइल बोला हमला नहीं रुकना चाहिए, ऐसा किया तो गलती होगी। मतलब दोनों, बिल्कुल अमेरिका कह रहा था कि डील करते हैं और इजराइल बोल रहा है डील वगैरह सब गोली मारो।
हमला नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल। मतलब हमले पर अड़ा हुआ था कौन? इजराइल। क्या हुआ, जरा भीतर भी थोड़ी सी खबर उसको, उस खबर से जुड़ रहा है हमला की स्थिति। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर जबरदस्त बहस हुई। अंदर की खबर बाहर आते ही हलचल मच गई। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने कहा कि कॉल खत्म होने के बाद नेतन्याहू इतने परेशान थे कि उनके बाल खड़े हो गए थे। मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि एक तरफ ट्रंप ईरान से डील करके जंग खत्म करने की कोशिश में है, दूसरी तरफ नेतन्याहू अब भी चाहते हैं कि ईरान की सैन्य ताकत और बुनियादी ढांचे को और नुकसान पहुंचाने के लिए जंग फिर से शुरू की जाए। इस बीच खबर आई है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा था, लेकिन हज के कारण रोक दिया गया, तो अलग मसला था। चलिए आगे चलिए, चेंज करिए जरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर पाकिस्तान दोनों ने दूसरे क्षेत्रीय मध्यस्थों के साथ मिलकर एक नया शांति ड्राफ्ट तैयार किया है ताकि अमेरिका ईरान के बीच अटकी बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। ट्रंप ने बुधवार को कहा, सवाल सिर्फ इतना है कि हम जाकर इसे खत्म करें या वे दस्तावेज पर साइन करें, देखते हैं क्या होता है। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान डील या जंग के बीच बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। ट्रंप ने यह भी कहा, नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि दोनों नेताओं के बीच रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अंदर की तस्वीर कुछ और बताई जा रही है। आगे चलिए। ईरान युद्ध को लेकर के ये सीएनएन की रिपोर्ट अब बताते हैं। सीएनएन की रिपोर्ट ने भी यही कहा था कि नेतन्याहू चाहते हैं कि युद्ध जारी रहे, हमले जारी रहे, और ट्रंप बातचीत और डील का मौका देना चाहते हैं। और 1 घंटे तक देखिए इन दोनों के बीच बातचीत हुई। खबर इसमें यह भी है, शायद आगे चला दीजिए, अगर इसमें होगा तो लोग पढ़ लेंगे, मैं बता देता हूँ। खबर यह भी आई थी कि जब ट्रंप और इजराइल में नेतन्याहू में भिड़ंत हुई, उसके बाद जो अमेरिका में इजराइल का दूतावास है, अमेरिका में बहुत तगड़े है इनका नेटवर्क और इनका दबदबा। अमेरिका में जो दूतावास है इजराइल का, उसने तत्काल, उनकी लॉबी, उनका ग्रुपिंग बहुत तगड़ा है, उन्होंने सांसदों से संपर्क किया अमेरिका में, अमेरिकी सांसदों से, और कहा कि ये मामला नहीं चलेगा, इससे साथ तो रहना पड़ेगा। तो वो जो लॉबिंग शुरू हुई, ये सब कुछ 48 घंटे के भीतर है ये झगड़ा। और उसके बाद वो पेन ड्राइव, क्या भाऊ, ट्रंप को, क्योंकि 48 घंटे में एक आदमी 48 घंटे पहले नेतन्याहू से लड़ जाता है कि नहीं हम डील करेंगे, और 48 घंटे बाद वो अपना बेटे की शादी और अपनी मीटिंग, मेमोरियल डे प्लान सब रद्द करके और इमरजेंसी मीटिंग में लग जाता है। क्या एक बात 48 ये युद्ध की नींव हम परसों ट्रंप के बकवास से पड़ गई हम थी? हम बार बार कह रहे हैं कि जो चीजें हम समझ पा रहे हैं या अमेरिकन एजेंसी समझ पा रही है, अमेरिकन कांग्रेस समझ पा रही है, पार्लियामेंट, रिपब्लिकन उनके खुद के पार्टी के सांसद समझ पा रहे हैं, वहां पे जो बड़े बड़े मिलिट्री के जनरल्स है वो समझ पा रहे हैं, लोग इस्तीफे दे रहे हैं, वो सब समझ पा रहे हैं, क्या ट्रंप नहीं समझ पा रहे हैं? ट्रंप भी बहुत बुरी मुश्किल में फंसे हुए हैं। ट्रंप हो सकता है एप्स्टीन में, हम तो बोलते हैं, हम सोच रहे हैं कि एप्स्टीन की वजह से, क्योंकि इतने बार होने के बाद भी आदमी यदि कंपेल हो जाए, इजराइल के इशारों पे नाचे, तो कोई एप्स्टीन ही होगा। जो मतलब झगड़ा भी हो गया, 1 घंटे तक आपका भयानक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे, क्योंकि इजराइल पहले दिन से कह रहा है कि यही राइट टाइम है हमला करने का, यही राइट टाइम हमला करने का। और 27 को यदि ईद है, तो क्या ईद के मौके पे हमला होगा? बकरीद है 27 तारीख को, ये भी देखना है, क्या ये 27 तारीख के पहले हमला होगा या 27 तारीख को हमला होगा, या कभी भी हमला हो सकता है। और ये हमले के लिए क्यों फिर बाद में आप 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि आपको हमले के लिए क्यों? क्योंकि उसको लगा होगा कि नहीं, फिर उसके बाद तो मेरे लिए बचता कुछ नहीं है, मेरे को तो रिवॉल्वर से खुद को उड़ाना ही पड़ेगा, जो चीजें बाहर आ गई तो। वहां थोड़ा सेंसेशनल मामला है, क्योंकि बहुत सारे व्यभिचार के मामले लोगों ने माफ किए अमेरिका में, क्योंकि ट्रम्प जो है वो अय्याश किस्म का आदमी है, उसके कई किस्से हैं, कई सजा हुई है कई जगह पे उसको, वो सारी बातें। अब इसके बाद इससे ज्यादा यदि ये छोटी छोटी बच्चियों वाला यदि व्यभिचार सामने आता है, तो फिर समाज माफ नहीं करता, फिर ये विकृति है, ये मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमार आदमी के अपने राष्ट्रपति नहीं बनाएगा। तो ये और फिर उसका पूरा साम्राज्य, बिजनेस साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उसके लिए वो लड़ना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे नेताओं को भी समझ में आ रहा होगा कि हमें नहीं अमेरिका के साथ जाना है, हमें नहीं इजराइल के नीचे बिल्कुल लग जाना है, बिल्कुल जाके पैर छूने हैं।
लेकिन एप्स्टीन ने कहा था यू डांस टू इजराइल, व्हाइट हाउस विल ओपन द डोर्स, सिंग एंड डांस फॉर देम। तो ये अच्छा, मुझे लगता एक है कि ये बिल्कुल मतलब मैंने इतना दयनीय हालत में ट्रम्प को कभी नहीं देखा। आप देखिए ना 28 फरवरी से आप देखिए सैकड़ों बार मतलब क्या मजाक हो गया, खुद का मजाक उड़ा दिया। बस अब 2 दिन देता हूं, बस 3 दिन देता हूं, बस खत्म हो गया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमको मैं पाषाण युग में पहुंचाऊंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन 2 महीने से सिर्फ बोल ही रहा है। एक एक सवाल, एक भले एक मिनट में ही इसको जवाब निपटाएंगे। क्या अगर इस बार ये युद्ध शुरू होता है, युद्ध नहीं अब महायुद्ध होगा ये, तो भारत के लिए स्थिति ज्यादा संकटपूर्ण हो सकती है, क्योंकि भारत के 3 जहाज जो इटली में पकड़े गए, उससे भारत एक्सपोज हो गया है कि भारत इस युद्ध में न्यूट्रल नहीं है। क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग जो मोदी को मतलब बचाना चाहते थे, जय जयकार, उसमें तो शरद पवार, जय जयकार वालों में शरद पवार भी खड़े हो गए हैं 86 साल की उम्र हाँ, में। क्या कहें बिल्कुल इस देश बिल्कुल। के नेताओं को, इस देश के नेता ही इस देश पे कलंक है। नहीं नहीं, कलंक शरद पवार कितना का भी मोड़ हो प्रॉब्लम, जाए। आशीष शरद पवार का प्रॉब्लम, शरद पवार के कई इंटरेस्ट है उसमें, एक गौतम अडानी है। तो वही करें कि इस देश का तो कोई पॉलिटिशियन नेशनल तो इंटरेस्ट के लिए ये नहीं राजनीति कर रहा है। मैं मैं ये सब अपना माल मैंने भर मुझे रहे हैं, मुझे खजाना भर मालूम रहे हैं, है, ये सब एक बार गडकरी जी को मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि भाई नॉर्थ इंडिया के लोग बिजनेस नहीं करते, आपके नेताओं को कुछ बिजनेस भी करना चाहिए, जिसे महाराष्ट्र में करना करते हैं। अब हम्म, गडकरी जी को बोलना पड़ेगा कि साहब इतना भी बिजनेस मत करो कि देश बेचने के लाइन पे उतर आओ। हम्म। शरद पवार नहीं इतना बिल्कुल, बिजनेस माइंडेड हो गए हैं कि उनके लिए सब कुछ, उनके लिए अडानी सब कुछ यदि हो गया तो उनको विदेश में नॉर्वे भी ठीक लगता है, फिर उनको ये मेलोडी भी अच्छी लगने लगती है। शरद पवार जैसे लोग, उनके लिए मतलब आदमी जो कहते हैं ना कि जिस आखिर आदमी में को, आदमी। जिस आदमी का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पढ़े लिखे नेता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भयावह जिनको ये है, विदेश नीति क्या होता है ये उनकी समझ है। और उसके बाद वो कहते हैं कि विदेश में इज्जत बढ़ रही है। कौन सी इज्जत बढ़ रही है अपने देश की? कौन सी इज्जत बढ़ रही है? उनकी बेटी गई थी ना समर्थन मांगने विदेशों का, हाँ हाँ वो जो हाँ, 51 लोग गए थे 31 देशों में, उनमें सुप्रिया जी भी थी। हम्म। क्या करके आए? एक देश ने भी कहा पाकिस्तान को गलत। उसकी हो सकता है इसलिए मजबूरी है, क्योंकि अडानी जी ने बोला होगा। जब आपके हाथ कई जगह अटके होते हैं तो फिर आपको कई जगह देखना पड़ता है कि कौन मेरा टेटुआ दबाए। इसलिए उनको मोदी जी अच्छे लगने लगे। इसके नहीं पहले नहीं उन्होंने सब, रैफल के बारे में भी कहा था कि मैं डिफेंस मिनिस्टर रह चुका हूं, मुझे मालूम है रैफल में घोटाला नहीं हुआ। ये बाकायदा इंटरव्यू में कह दिया। और फिर जब ये रिलीज हो गया, अब जब सारे देश ने थू थू कर दी, तो जो बेचारा पत्रकार था, बहुत सीनियर आदमी था, उसकी नौकरी खा गए। वो बोले नहीं साहब नहीं, आपने कहा इंटरव्यू में, मैं पूरा का पूरा इंटरव्यू रिलीज हो गया, इसमें मैंने कौन सा षड्यंत्र किया? आप विपक्ष ये के बड़े नेता हैं, मैंने इतना ही सवाल पूछा ना कि सर आपको क्या लगता है रैफल्स में भ्रष्टाचार हुआ होगा? तो आपने कहा नहीं नहीं, मैं डिफेंस मिनिस्टर रह चुका हूं, रैफल में कोई घोटाला नहीं हुआ। सब दूर हुआ, शरद पवार गिव क्लीन चिट टू गवर्नमेंट, क्लीन चिट टू गवर्नमेंट। विपक्ष ने जब हंगामा करना शुरू कर दिया तो शरद पवार ने, फिर उन्होंने बोला इसको डिलीट करो। वो बोला साहब डिलीट करके भी क्या करूंगा, वो तो ऑलरेडी रिलीज हो गया है, 1 वीक हो गया, नौकरी की उसकी। ये सब दीमक है, कॉकरोच खोज रहे हैं ये शरद पवार जैसे लोग। अब वही है कि कोई अनुभवी दीमक है, कोई नौजवान युवा दीमक है, सब दीमक है। इन्हें नहीं देश नहीं, कुछ कोई नहीं, अनुभवी बोलने से ज्यादा शातिर दिमक है ये। इधर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उधर अपने औद्योगिक स्वार्थ भी देखते हैं, अपने इन्हें इकोनॉमिकल इंटरेस्ट देखते हैं, आर्थिक व्यवहार अपने बिल्कुल ठीक करते हैं, इधर लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। ऊपर पिरामिड में सब एक साथ बैठ के थाली में खाना खाते हैं, नीचे कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं। सब एकदम, ये सब, और इस सब मामलों के ये कुछ तो और मतलब गंदे खिलाड़ी हैं पवार जैसे, ये गंदे खिलाड़ी हैं सब। ये सब देश को एकदम, ये जैसे जिस तरीके से मोदी, इनके लिए क्या है देश की इज्जत, मतलब अडानी की जब दौलत बढ़ती है तो इनको लगता है देश की इज्जत बढ़ रही है। अडानी की नहीं नहीं दौलत नहीं, देश की इज्जत होगी। आशीष जी, इनको देश से कोई लेना देना नहीं। काय की देश की कोई इज्जत? अडानी जी की, अडानी का पैसा बढ़ता रहे, मेरा भी पैसा बढ़ता रहे, मेरे आर्थिक व्यवहार ठीक ठाक चलते रहे। अच्छा हुआ मैं आज, पता है, अब शरद पवार को लेकर के मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा किया भाजपा ने। कम से कम ये गली गली में इस देश के दुश्मन बैठे थे, तो कम से कम एक एक गली की सफाई कर दिया, अकेले भाजपा रहेगी।
एक के देश का नाश करेगी। वो अच्छा किया, एनसीपी का नाश कर दिया, अब एनसीपी खत्म है, अब एनसीपी का नाश जो किया अच्छा किया। ये ऐसे ही लोग का, ऐसे ही अंत ऐसी पार्टियों को होना चाहिए था। खैर हम विषयांतर हो गए। फिर मैं इसलिए कह रहा था, जो सवाल था कि अब अगर महायुद्ध होता है तो भारत के लिए, क्योंकि जैसे एक्सपोज हुआ है इजराइल को सप्लाई मुझे करते हुए, इस मामले में कोई दो मत नहीं। मैंने एक सवाल के जवाब में कहा है आपको कि मुझे डर युद्ध में जो आर्थिक मंदी आएगी विश्व की, वो अपने जगह पे, वो अपने जगह पे। पोल्यूशन क्या बढ़ेगा, कितना परमाणु युद्ध होगा, उसका क्या नुकसान होगा जान माल का, वो अपने जगह पे। लेकिन क्या हम विदेश नीति के तहत हम बिल्कुल उस ग्रुप में जाके बैठेंगे? कल यदि अमेरिका के विमान अपने यहाँ रुकना शुरू कर दिए, अमेरिका के एक इनडायरेक्टली बेस बन गया अपने यहाँ, तो क्या मना कर देंगे उनको? जब आप इजराइल को शस्त्र देते हो, इजराइल को आप, जब यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि मत दो, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ने उनके खिलाफ 2000 पहले निर्णय दिया है कि कोई भी राज्य इजराइल को नहीं दे, क्योंकि ये जेनोसाइड करते हैं, वहां ये सामूहिक नरसंहार करते हैं गाजा पट्टी में। इसलिए सारे विश्व ने उसको माना है, और इसके बाद हम लगातार सप्लाई कर रहे हैं और पकड़े गए हैं हम सप्लाई करते हुए। हम ईरान के पास अपना बाप तो बोल ही रहे, लेकिन बाप की सेवा इस हद तक जाके कर रहे हैं, तो बाप बोला तो बाप के साथ रहना पड़ेगा। तो क्या हम पोलराइज होंगे? क्या हम आने वाले समय में, यदि इस युद्ध की परिणति कुछ भी हो, दोनों तरफ हो सकती है, अमेरिका भी जीत सकता है, ईरान भी जीत सकता है, और ऐसे ही परिणति हो गई तो इसमें क्या होगा? यदि इसमें ईरान बर्बाद हो जाएगा तो नक्शे से ईरान मिटेगा, तो नक्शे से इजराइल भी मिटेगा, ये मैं बता दूं आपको। फिर एशिया में क्या रहेगा? ये मिडिल ईस्ट के देश कितने खाली हो जाएंगे, इनकी कितनी बर्बादी होगी? फिर क्या नेक्सस बनेगा पूरे एशियन में, साउथ ईस्ट एशिया में? साउथ एशिया में जो बनेगा नेक्सस, वो बनेगा नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ये एक ग्रुप बनेगा, पाकिस्तान, तुर्की, उधर अजरबैजान, ये एक बड़ा ग्रुप बन के सामने आएगा। तो पूरे इनके बीच में हम कहां जाएंगे? लंका जैसा छोटा देश कहता है कि भाई मैं न्यूट्रल हूं, मैं न्यूट्रल हूं, ईरान के जहाज जहां डूब रहा था हमने उसको पनाह दी, सबने दी, ये हमारा, हमको कोई लेना देना नहीं तुम्हारे युद्ध से। एक इतना छोटा देश, हमारा जो छोटा राज्य केरल है दक्षिण का, उससे भी छोटा है लंका, वो ये लाइन ले सकता है, लेकिन हम नहीं लेते। हम क्यों नहीं ईरान से तेल लेते जब वो दे रहा है तो रुपए में? हम क्यों नहीं रशिया से करते हैं? मतलब देखिए, रशिया से हम तेल इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अमेरिका कहता है कि तुम जो पैसा देते हो रशिया को, वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में यूज करता है। तो जो इजराइल को हम गाजा के खिलाफ या पूरा फिलिस्तीन के खिलाफ जो युद्ध के लिए हम माल दे रहे हैं, उसका क्या है? उनके युद्ध में हम आग झोंक सकते, तेल झोंक सकते, आग भड़का सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। तो रशिया को भी होने दो मदद, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वही कर रहे हैं। बहुत इसमें भारत के लिए स्थिति असहज हो सकती है। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें, और भी अपडेट जो आएगी मिडिल ईस्ट से हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।